हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या वर्षा की गिरती बूंदों की चाल लगातार बढ़ती जाती है? क्या बड़ी व छोटी बूंदें पृथ्वी पर एक ही चाल से पहुंचती हैं? आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। देखिए, जो हवा होता है वातावरण का, वो गिरती हुई बूंदों के ऊपर बल तो लगाता है। चलिए, लेकिन एक बार मान लेते हैं कि अगर हवा ना होता बाहर, तो जो वर्षा की बूंदें हैं वो कितनी रफ्तार से धरती से आके टकराती। तो दरअसल जो वर्षा की बादलें होती हैं, वो धर वो धरातल से लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती हैं। 2 किलोमीटर ऊंचाई मतलब 2000 मीटर। उतनी ऊंचाई से मान लीजिए एक बूंद है जो कि गिरना शुरू होता है धरती की तरफ। अब वो नीचे गिरेगा धरती तक। मान लीजिए कि u=0 से वो गिरना शुरू होता है, तो कितनी रफ्तार से वो धरती से आके टकराएगा, वो चीज़ हमें निकालनी है। तो उस चीज़ को हम निकाल सकते हैं v के वर्ग बराबर u का वर्ग ऋण 2g h के सूत्र का इस्तेमाल करके। तो जो यहाँ पे v का वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा u का वर्ग 0 है, ऋण 2g h जो कि है ऋण 2000 के बराबर, जो कि बराबर आएगा आपके पास में 4000 गुणे 10। तो यहाँ से v का मान आएगा आपके पास में वर्गमूल के अंदर 4 गुणे 10 की घात 4, जो कि कुछ और नहीं बल्कि 2 गुणे 10 की घात 2 के बराबर आएगा, जो कि आ जाएगा 200 मीटर प्रति सेकेंड के बराबर। अब ये रफ्तार बहुत ही ज़्यादा है। ये ये गोली की रफ्तार जैसा है। एक बुलेट की रफ्तार जैसे जितनी होती है, वो उसके तुलनीय है। तो अगर हवा ना होता तो क्या होता पता है? जो वर्षा की बूंदें हैं वो हमारे खोपड़ी से आर पार हो जाती, मतलब हम बचते बचते ना कभी भी। तो शायद हम लोग कहते कि वो देखो वर्षा हो रहा है, भाग जाओ सब लोग घर में, नहीं तो मर जाएंगे सभी। तो ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि क्योंकि जो वातावरण है उसके अंदर हवा मौजूद है। वातावरण के अंदर हवा मौजूद है। अब जो ये हवा है वो इस गोली को इतनी रफ्तार प्राप्त करने से रोक देती है। वो क्या करती है कि वर्षा की बूंदों के ऊपर घर्षण बल लगाने लगती है। अब हम समझते हैं कि वर्षा की जो बूंदें हैं उनकी चाल इतनी क्यों नहीं होती है। यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए, होता यह है, मान लीजिए यह एक तरल है, ये हवा भी हो सकता है, ये पानी भी हो सकता है। अगर इसके अंदर एक गोली वस्तु है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, इसको हम मान लीजिए कि v गति से चला रहे हैं इस द्रव के अंदर। मान लीजिए जो यहाँ पे तरल हमने लिया है उसकी श्यानता गुणांक जीटा है। तो ये जो तरल है, जो कि द्रव एवं गैस कुछ भी हो सकता है, वो दरअसल इस छोटे से गेंद के ऊपर इसकी गति की विपरीत दिशा में घर्षण बल लगाने लगता है F। मान लीजिए ये जो गेंद है उसका त्रिज्या R है, तो यहाँ पे जो घर्षण बल है उसका मान दिया जाता है F बराबर 6 पाई ईटा R V के बराबर। ध्यान से देखें तो जो ये घर्षण बल है वो V के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात आप जितना ज़्यादा वेग करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा ये घर्षण बल बढ़ता जाएगा। तो अगर इस मुख्य अवधारणा से इस प्रश्न को हल करें हम, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पुनः वातावरण बना लेते हैं, हवा। ठीक है, हवा बना लिया। अब जो हवा है उसका घनत्व तो बहुत ही कम होता है। जो उसका घनत्व है वो क्या होता है? बहुत कम, बहुत कम। यहाँ पे मान लीजिए कि एक वर्षा की बूंद है जो कि अभी गिरना शुरू हुआ नीचे की तरफ। तो शुरू शुरू में इसकी गति जो है वो 0 होगी, लेकिन जैसे ही कुछ देर ये गिर जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण की वजह से इसकी कुछ न कुछ गति हो जाएगी। मान लीजिए v गति है, तो ऊपर वाले बूंद हटा देते हैं। अब क्या होगा? इसके ऊपर ऊपर की दिशा में घर्षण बल लगने लगेगा F। अब जो एक बूंद होती है वो छोटी सी होती है तो उसकी त्रिज्या भी कम है। अब जो बूंद है उसकी त्रिज्या भी कम है, हवा का जो घनत्व है वो भी कम है, इसलिए बूंद के ऊपर हम जो उत्प्लावन बल होता है उसको लगभग लगभग 0 मान सकते हैं। इस अवस्था में ऊपर की दिशा में बूंद के ऊपर घर्षण बल लग रहा है, नीचे की दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है mg। और इस mg की वजह से ही इसकी जो गति है v वो लगातार बढ़ रही थी। लेकिन अब क्या होगा कि जिस तरीके से ये गति बढ़ती जाएगी उस तरीके से ये ऊपर वाला बल भी बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब ये ऊपर वाला जो बल F है वो दरअसल नीचे वाले बल mg के बराबर हो जाएगा। उस अवस्था में जो बूंद है उसका त्वरण क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब त्वरण 0 मतलब क्या? उसकी जो गति है वो क्या हो जाएगी? नियत हो जाएगी। यही कारण है कि जो बूंद होता है एक समय के पश्चात एक नियत गति से लगता है नीचे गिरने। वो नियत गति दरअसल क्रांतिक गति कहलाती है, जिसको हम vt से दर्शाते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अर्थात
सीमांत वेग। अगर यहाँ पे बूंद के लिए हम सीमांत वेग का मान निकालना चाहें तो सीमांत वेग का मान यहाँ पे लिखा जा सकता है 6 पाई ईटा आर वी टी बराबर एम जी के बराबर, और यहाँ से वी टी का मान हम लिख सकते हैं वी टी बराबर एम जी भागे 6 पाई ईटा आर, इसके बराबर। इस चीज को हम एक और रूप में लिख सकते हैं, जो यहाँ पे m है द्रव्यमान, जो बूंद गिर रही है उसका द्रव्यमान, वो हो जाएगा 4/3 पाई आर की घात 3 गुणे उसका घनत्व, मान लेते हैं सिग्मा है। तो इस चीज को प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमें यहाँ पे जो बूंद की अधिकतम चाल मिलेगी, जो कि एक नियत चाल है जिसको हम सीमांत वेग बोल रहे हैं, जिसको वीटी से दर्शा रहे हैं, उसका मान है m की जगह पे रख देते हैं मान 4/3 पाई आर की घात 3 सिग्मा जी भागे 6 पाई ईटा आर। ये दरअसल कुछ और नहीं बल्कि 4 सिग्मा जी भागे 18 के बराबर आएगा, और इसमें गुणा हुआ है आर की घात 2 भागे जीटा के। तो ये हमें मिला है बूंद का वह अंतिम अधिकतम नियत वेग जो कि बूंद कुछ समय बाद प्राप्त कर लेता है हवा में। अर्थात बूंद की जो चाल है वो एक समय के बाद नियत हो जाती है, जिसको हम सीमांत वेग बोलते हैं। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये बूंदों की त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। तो प्रश्न के प्रथम भाग में पूछा जा रहा था कि क्या वर्षा की बूंदों का चाल लगातार बढ़ता जाता है, तो यहाँ इसका उत्तर लिखेंगे, प्रथम भाग का उत्तर लिखेंगे नहीं। क्या होता है, एक समय के पश्चात जो बूंदें होती हैं वह एक नियत वेग प्राप्त कर लेती हैं, जिनको सीमांत वेग बोलते हैं, और वो दरअसल इस 200 मीटर प्रति सेकंड से बहुत कम होता है। प्रश्न के दूसरे हिस्से में पूछा जा रहा है कि क्या बड़ी व छोटी बूंदें पृथ्वी पर एक ही चाल से पहुंचती हैं। इसका जवाब है नहीं। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग त्रिज्या के लिए ये जो वीटी है वो अलग अलग है, जिसका मतलब है कि अगर बूंदें छोटी या बड़ी हैं तो उनकी सीमांत वेग भी अलग अलग होगी, अर्थात वह वेग जिससे वो पृथ्वी पर पहुंचेंगी वो भी अलग अलग होगा। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।